हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है हमारा डे नंबर 9 एंड लास्ट डे ऑफ आवर एनसीईआरटी सीरीज़, जहाँ पर हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी जो है वो कंप्लीट हो रही है। चैप्टर नंबर 10 है और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एनसीईआरटी। इस सीरीज़ के अंदर हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटीज़ को चैप्टर वाइज कि सीटेट के पेपर के अंदर वो किस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है ना। तो टारगेटेड पढ़ाई कर रहे हैं हम अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, तो आप ज़रूर इसको पढ़िए और बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं और नेक्स्ट आप किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में, जो बच्चे नए हैं उनके लिए। मेरा नाम है काजल, मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर और मैंने क्वालिफाई किया है यूजीसी नेट, सी टेट एंड यूपी टेट। तो आज का जो हमारा लेसन है चैप्टर 10 है, लेकिन इससे पहले पूरी सीरीज़ पढ़ी हुई है, आप जाकर एक बार देख लीजिए। सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंग्लिश के पेपर्स, इंग्लिश के पैसेजेस कैसे करने हैं चैनल पर पढ़ा है, जाकर गो थ्रू कीजिए और बताइए कि आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम बिना किसी देरी के। और मेरे अकॉर्डिंग आप लोग स्विच कर लीजिए स्पीड को 1.5x पे, ईजी पड़ता है वो, है ना, क्योंकि हम इतनी फास्ट नहीं बोल सकते, लेकिन आप फास्ट सुनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है 1.5 पे। ठीक है, तो शुरू करेंगे। तो भाई चैप्टर नंबर 10, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स, है ना। तो इस बुक में हमें इसके टाइटल से ही पता चल रहा है कि हम बिल्डिंग्स के बारे में, पेंटिंग्स के बारे में और कुछ किताबों के बारे में हम इसके अंदर पढ़ने वाले। तो सबसे पहले दिया गया है आयरन पिलर। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। आयरन पिलर जो है दिल्ली में है, मेहरौली दिल्ली में है ये, है ना। और आपने वो गाना सुना होगा लकड़ी की काठी, हम बचपन में सुनते थे, उसमें मेहरौली का नाम आता है, तो ये वही मेहरौली है ना। तो यहाँ पर हमें आयरन पिलर मिलता है जो कि आयरन से बना हुआ है। 7.2 मीटर इसकी हाइट है और 3 टन इसका वेट है। पता रखना, इसको क्वेश्चन बन सकता है आपको हाइट वेट पे, है ना। तो ये कब बनाई गई थी? 1500 साल पहले बनाई गई थी और आज भी अगर ये खड़ी है तो इंडियन स्किल्स जो हैं उसका बहुत अच्छा ये एग्जाम्पल है ना। और हमें इसकी डेट कैसे पता है कि 1500 साल पहले बना था? इसलिए पता है क्योंकि इस पिलर के ऊपर इंस्क्राइब्ड है, ये इस पिलर के ऊपर लिखा हुआ है ये, है ना। और एक रूलर का नाम हमें यहाँ पे दिखता है चंद्र, तो हो सकता है वो गुप्ता डायनेस्टी का ही हो, है ना। लेकिन वी आर नॉट श्योर, चंद्र लिखा हुआ है तो हो सकता है वो चंद्रगुप्त हो या कोई भी हो, है ना। तो व्हाट इज़ अमेजिंग इज़ द फैक्ट दैट द पिलर हैज़ नॉट रस्टेड थ्रू द सेंचुरी। सबसे खास बात यही है इस पिलर की कि ये रस्ट, इस पर जंग नहीं लगी है। आज हम दरवाजे बनवाते हैं, उन पर कितनी जल्दी जंग लग जाती है, लेकिन इस पर जंग नहीं है। तो जो एक स्किलरी है ना, वो कितनी अच्छी रही होगी उस वक्त पे, आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, देन मेटलर्जी क्या होती है? तो एंशियंट टाइम पे मेटलर्जी यूज़ होती थी और इसी वजह से आयरन पिलर कहते हैं कि आजकल खड़ा हुआ है ना, उस पर जंग नहीं लगी हुई है। तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस जो भी खुदाई हुई, उससे हमें पता चलता है कि जो हड़प्पन्स थे वो मास्टर थे क्राफ्ट्समैन में, उनको बहुत कुछ आता था, कॉपर की मेटलर्जी इनको आती थी, है ना। और इन्होंने क्या बनाया था? ब्रॉन्ज भी बनाया था। क्या मिक्स करके? कॉपर एंड टिन, है ना। तो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन बनता है कि ब्रॉन्ज इज मेड अप ऑफ, डैश कर देगा, चारों ऑप्शन दे देगा, मिक्सिंग ऑफ कॉपर एंड टिन, और दो को दे देगा, और दो चीज़ दे देगा, है ना। तो ब्रॉन्ज किससे बनता है? कॉपर एंड टिन। जो मैं बताती जा रही हूँ हाईलाइट करते चलो या लिखते चलो, ठीक है। जबकि हमें पता है कि हड़प्पन्स जो हैं, हड़प्पन्स की एज को हम ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं, है ना। उसके सक्सेसर्स को आयरन एज कहते हैं। और इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा एडवांस टाइप के आयरन की चीज़ें बनाई हुई, डेवलप की है, प्रोड्यूस की है ना। तो याद रखना, हड़प्पन को ब्रॉन्ज एज कहते हैं, उसके बाद वाली को आयरन एज कहते हैं, ये बात आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो बिल्डिंग्स इन ब्रिक्स एंड स्टोन, बिल्डिंग्स इन ब्रिक एंड स्टोन। तो अब ब्रिक और स्टोन की बिल्डिंग के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो बची हुई हैं, जो अभी भी हमारे यहाँ खड़ी हुई हैं बिल्डिंग्स जो हैं, वो जैसे कि स्तूपास हैं, आपने सुना होगा स्तूपा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, है ना। तो स्तूपा का मतलब होता है माउंड, जैसे एक ये जगह है और ऐसे हो गया, है ना। तो ये क्या है? ये माउंड कहलाता है ना। तो वाइल बहुत सारे स्तूपास हैं, हर तरीके के स्तूपास होते हैं, राउंड होते हैं, टॉल होते हैं, बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन एक कुछ उसमें कॉमन फीचर्स होता है। क्या कॉमन फीचर होता है? कि जो भी स्तूपा होता है ना, जैसे ये स्तूपा है तो इसके सेंटर पे एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है उस बॉक्स के अंदर किसी के, जैसे किसी की डेथ हो गई तो उसके बॉडी के कुछ रिमेन्स रखे हुए रहते हों, जैसे कि टीथ हो गया, बोन हो गया, या अगर जलाने का सिस्टम होता होगा तो उनकी राख शायद उसमें रखी जाती हो, वी आर नॉट श्योर, लेकिन ऐसी चीज़ें उसमें रखी जाती थी शायद, है ना।
किसके? तो बुद्धा की, कहते हैं कि गौतम बुद्ध की लिखी गई हैं, या फिर उन्होंने जो भी चीज़ें उन जो भी चीज़ें वो यूज़ करते थे, उनके प्रेशियस स्टोन्स हो गए, कॉइन्स हो गए, वो इनमें रखी जाती थी, ठीक है। तो इस बॉक्स को क्या कहते हैं? जो माउंट के अंदर बॉक्स रखा जा रहा है उसे कहते हैं रेलिक कास्केट। तो आपसे पूछ सकता है कि रेलिक कास्केट क्या होती है ना? तो रेलिक कास्केट क्या होती है? जिसके अंदर कुछ प्रेशियस चीज़ें रखी गई हों या किसी पर्सन से बिलोंग करती हुई कुछ चीज़ें रखी गई हों, है ना? याद रखिएगा कि रेलिक कैस्केट किसे कहते हैं। उसके बाद एक लेयर जो है, लेटर अ लेयर ऑफ मड ब्रिक और बेक्ड ब्रिक वाज एडेड ऑन टॉप, है ना? तो ये देखो, जैसे मैंने माउंड कहा था आपने, ठीक है, ये माउंड है। यहाँ पे आपको शायद सेंटर में वो कोई चीज़ रखी हुई हो, जो भी प्रीशियस चीज़ होगी वो यहाँ रखी हुई होगी, और उसके बाद इसे ईंटों से बना देते थे, है ना? तो यही है, मड ब्रिक से या बेक्ड ब्रिक से, किसी भी चीज़ से आपको यहाँ पे वो बनी हुई दिख जाएगी, है ना? और आपको वो फिर डोम जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। और कभी कभी स्टोन के स्लैब से भी इसको बंद कर देते थे, ठीक है। और इसके चारों तरफ एक प्रदक्षिणा पाथ होता था। प्रदक्षिणा मतलब इसके ऊपर, इसके चारों तरफ आप परिक्रमा कर लें, है ना? तो वो प्रदक्षिणा पाथ होता था जो कि स्तूपा के चारों तरफ बनाया जाता था। उसके बाद जो रेलिंग्स होती थी, यहाँ से एंट्री होती थी, और जो एंट्रेंस होता था वो गेट, दरवाजे बनाए जाते थे, उनके थ्रू जो है वो गेटवे होता था। जैसे कि अब हम इसे रफ कर लेते हैं पहले एक बार। ओके, ठीक है, ये है ना? तो ये आपका गेट है, ये रहा आपका गेट, और इस गेट से आपकी एंट्री होगी। ये रेलिंग्स हैं, यहाँ से आपको प्रदक्षिणा करनी है इसके चारों तरफ, इसके पीछे भी होगा, है ना? तो ये था। तो उसके अलावा डिवोटीज़ जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते थे, प्रदक्षिणा करते थे। आज भी हम परिक्रमा लगाते हैं, क्लॉकवाइज लगाते हैं, है ना? और जो रेलिंग्स थी और जो पिलर्स, जो गेट्स थे, वो डेकोरेटेड थे। जहाँ यहाँ दिख रहे हैं ना हमें रेलिंग्स और पिलर्स डेकोरेटेड, देखो, है ना? तो वही होती थी। तो उसके बाद दिस वॉज अ प्लेस वेयर अ मैग्निफिशेंट, अमरावती एक जगह है, वहाँ पर बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार, कहते हैं, स्तूपा एक रहा करता था। और बहुत सारी स्टोन कार्विंग्स, मतलब स्टोन के ऊपर कुछ चीज़ें बना देना, फॉर डेकोरेटिंग द स्तूपा वर मेड अबाउट 2000 ईयर्स एगो, 2000 साल पहले बनाई गई थी, है ना? तो अदर बिल्डिंग्स, और भी बिल्डिंग्स हैं जो कि वर हॉलोड आउट ऑफ रॉक टू मेक आर्टिफिशियल केव्स। कुछ बिल्डिंग्स बनाई गई, हॉलो बनाई गई। हॉलो का मतलब क्या हुआ? ये बिल्डिंग है, ये खाली है, क्यों? क्योंकि उन्हें केव्स बनाया गया, केव्स, जिससे कि लोग आए तो वो रह लें, है ना? कोई आ रहा है, जैसे कोई किसी के लिए हमने रुकने का स्थान बना दिया, ठीक है, तो वो थी। तो सम ऑफ दीज वर वेरी एलोबोरेटरीली डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स एंड पेंटेड वॉल्स, है ना? तो बहुत सारी जो गुफाएं इन्होंने बनाई, वो कई सारी जो है वो डेकोरेटेड थी, स्कल्पचर्स थे, पेंटेड वॉल्स हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। और बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स जो हैं वो भी इस वक्त पे हमें बनते हुए दिखते हैं, है ना? और जो टेम्पल्स बनाए गए उनमें किसकी पूजा होती थी? विष्णु, शिव एंड दुर्गा जो है उनकी पूजा यहाँ पर होती थी, ठीक है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल वॉज द रूम नोन एज गर्भगृह। टेम्पल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है गर्भगृह। जहाँ पर गर्भगृह कौन सी जगह होती थी? जहाँ पर इमेज, जहाँ पर जो चीफ भगवान है, जैसे विष्णु जी का मंदिर है तो विष्णु जी की जो स्कल्पचर है, जो मूर्ति है, वो कहाँ रखी जाएगी? गर्भगृह में। इट वॉज हेयर दैट प्रीस्ट परफॉर्म्ड रिलीजियस रिचुअल्स, और यही जगह होती थी जहाँ पर जो प्रीस्ट है, जो पंडित हैं, वो पूजा करते थे, और जो डिवोटीज़ हैं वो अपने भगवान की, अपने आराध्य की पूजा करते थे, ठीक है। तो ऑफन एज एट भीतर गांव एक जगह है, वहाँ पर हमें एक टावर मिलता है, जिसको कहते हैं जो एक अपने शिखर के बारे में जाना जाता है, जो कि गर्भगृह के ऊपर बनाया गया। जैसे हमारे मंदिर है, मान लो यहाँ पे वो बनाई गई है, यहाँ पे स्कल्पचर रखी गई है, तो मंदिर के ऊपर ऐसे हमें माउंट दिखता है, तो उसी की बात कर रही है कि शिखर जो है ना, वो यहाँ पे हमें भीतर गांव पे मिलता है, कि गर्भगृह के ऊपर ऐसा हमें शिखर जो है यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है, जिससे पता चल जाए लोगों को कि यहाँ पर कोई सैक्रेड प्लेस है, कोई भगवान का प्लेस है। तो बिल्डिंग शिखर्स रिक्वायर्ड केयरफुल प्लानिंग, और जब शिखर बनाना पड़ता है तो बहुत ही केयरफुल प्लानिंग चाहिए होती है ना? और बहुत सारे टेम्पल्स में गर्भगृह के अलावा हम मंडप देखते हैं। मंडप होता था वो एरिया जहाँ पर लोग असेंबल हो जाएं, लोग इकट्ठे हो जाएं, है ना? आज भी जैसे गर्भगृह के अंदर भगवान की फोटो, स्कल्पचर रखी हुई है, फोटो रखी हुई है, जो भी है, फिर उसके बाद एक एरिया है, एक हॉल जैसा बना देते हैं जहाँ पे लोग आके इकट्ठे हो जाते हैं, है ना? तो उसे ही क्या कहते हैं? मंडप कहते हैं। तो गर्भगृह क्या होता है और मंडप क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी राम मंदिर का जब चल रहा था तब मंदिरों के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, ठीक है।
अब आपको मैप पे जाके महाबलीपुरम और ऐहोल देखना है, वो अभी हम देख भी लेंगे। तो सम ऑफ द फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स वर बिल्ट इन दीज टाउन्स। महाबलीपुरम और ऐहोल जो है, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे स्टोन के टेम्पल्स हमें देखने को मिले हैं, है ना। तो ये स्तूपास बने कैसे और कैसे नहीं बने, उससे पहले हम थोड़ा सा ये देखेंगे जो चीज़ें रह गई हैं। ठीक है, ये हमें ये जो मैंने आपको दिखाया था, ये सांची वाला स्तूपा है ना। तो ग्रेट स्तूपा हमें कहाँ मिलता है, सांची में मिलता है। लाइक दिस वन वॉज बिल्ट, है ना। तो ग्रेट स्तूपा कहाँ है, सांची एमपी में, है ना। अशोका के टाइम पे शायद इसमें रेलिंग्स लगी थी। उसके अलावा यहाँ पर छोटे में कुछ नहीं, हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, है ना, इसीलिए मैं वापस आई हूँ। ये भीतर गांव में टेम्पल है जो हमने कहा था, शिखर वहाँ पर बनाया गया था। उसके बाद मोनोलिथिक टेम्पल हमें महाबलीपुरम में मिला। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब देखते हैं कि स्तूपास और टेम्पल्स बनाए कैसे गए थे, है ना। तो सेवरल स्टेजेस, बहुत सारी स्टेजेस में कहा जाता है कि स्तूपास और टेम्पल्स जो हैं वो बनाए गए। यूजुअली किंग और क्वीन जो है वो डिसाइड करते थे कि अब हमें एक मंदिर बनाना है, भाई एक्सपेंसिव है मंदिर बनवाना, है ना। तो सबसे पहली बात तो, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि गुड क्वालिटी के स्टोन जो हैं वो हमें फाउंड करने हैं, है ना। वो जहाँ मिलेंगे वहाँ से हमें उसे लाना है, ट्रांसपोर्ट करना है जहाँ पर नई बिल्डिंग बनेगी, तो एक्सपेंसिव है ना। देन हेयर दीज रफ ब्लॉक्स ऑफ स्टोन हैड टू बी शेप्ड। फिर इन ये जो रफ ब्लॉक होते थे इनको शेप किया जाता था, कार्व किया जाता था, मतलब किस तरीके से हमें बनाना है उस तरीके से उन्हें काटना होता था, और फिर एक राइट पोजीशन पे इन्हें रखना होता था, है ना। तो किंग्स एंड क्वींस जो हैं वो काफ़ी पैसा जो है खर्च करते थे इसके ऊपर, टू बिल्ड दीज स्प्लेंडेड स्ट्रक्चर्स। बिसाइड्स व्हेन डिवोटीज केम टू विजिट द टेम्पल और द स्तूपा, और आज भी हम मंदिर जाते हैं तो गिफ्ट्स लेकर जाते हैं, तो वो शायद उस वक्त पे भी होता होगा, और गिफ्ट्स आते थे और मंदिर उससे डेकोरेट किया जाता था, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक एसोसिएशन ऑफ आइवरी वर्कर्स, है ना, और जैसे सांची में जो ब्यूटीफुल गेटवे हमें देखने को मिलते हैं, वो कहा जाता है कि एक एसोसिएशन थी आइवरी वर्कर्स की, तो वो उन्होंने पे किया था। ठीक है, तो उसके अलावा डेकोरेशन के लिए मर्चेंट्स, फार्मर्स, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स, ये सब जो हैं वो दान दिया करते थे। तो सो व्हेन यू गेट अ चांस, आप कभी भी जाएं तो जा कर के देखें, है ना, कि कैसे लोगों ने उसको डेकोरेट किया है। ठीक है, ये एक जैन मोनास्ट्री है उड़ीसा में, 2 स्टोरी बिल्डिंग है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके अलावा हाँ, यहाँ पर और कुछ नहीं है। देन पेंटिंग्स के बारे में देखेंगे, है ना। तो ये अजंता पे हमें पेंटिंग मिली है, अजंता केव्स हैं, वहाँ पर हमें बुद्धा की पेंटिंग मिलती है। ये प्लेस है अजंता जहाँ पर जो है हमें बहुत सारी केव्स मिलती हैं, और हॉलोड आउट ऑफ हिल्स ओवर सेंचुरीज़, है ना, हिल्स के अंदर बनाई हुई ये केव्स हैं। और बहुत सारे जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं वो यहाँ पर आके रुकते थे, और उन्होंने जो है इन मोनास्ट्रीज़ को डेकोरेट किया था पेंटिंग से। तो एज द केव्स आर डार्क इनसाइड, मोस्ट ऑफ दीज पेंटिंग वर डन इन द लाइट ऑफ टॉर्चेस। तो देखिए लाइट की टॉर्चेस के साथ उन्होंने यहाँ पर पेंट किया, और कलर्स जो थे वो काफ़ी विविड हैं, और 1500 साल पहले ये प्लांट से और मिनरल्स से बनाए जाते थे, है ना। और द आर्टिस्ट हु क्रिएटेड दीज स्प्लेंडेड वर्क्स आर ऑफ आर्ट्स आर रिमेन अननोन। किसने बनाए हमें नहीं पता कि किसने ये बनाए, आज भी हमें इसके बारे में आइडिया नहीं है। ठीक है, द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, बुक्स के बारे में देखेंगे। सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक जो हैं वो भी इसी पीरियड में लिखी गई। एपिक्स जो हैं ग्रांड होती हैं, लॉन्ग कॉम्पोजिशंस होते हैं, इसमें हम एक हीरो होता है, एक हीरोइन होता है, स्टोरीज़ होती हैं, भगवान के बारे में होता है। तो एक तमिल एपिक है फेमस जिसका नाम है सिलापादिकरम, इसका नाम याद रखिएगा, है ना। तो इसको किसने कंपोज किया था, एक पोइट थे एलांगो, इनका नाम याद रखना है। ये एक स्टोरी है मर्चेंट की नेम्ड कोवालन, हु लिव्ड इन अ पोहार एंड फेल इन लव विद अ कर्टिसन नेम माधवी, है ना। तो ये स्टोरी है एक मर्चेंट की, एक व्यापारी की, जिसका नाम है कोवालन, और जो पोहार में रहता था, और उसे एक प्यार हो जाता है माधवी से, नेग्लेक्टिंग हिज वाइफ कनागी। कनागी उसकी वाइफ होती है, उसको छोड़कर उसे किसी और से प्यार हो जाता है। उसके बाद वो और कनागी जो है पोहार को छोड़ देते हैं, मदुरई जाते हैं, और मदुरई जब जाते हैं तो वो पांड्याज वहाँ पर रूल कर रहे होते हैं मदुरई में। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था, लास्ट टू लास्ट में शायद। तो जो पांड्याज हैं वहाँ पर एक ज्वेलर है, और वो उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाता है। तो जो किंग है, जो राजा है, वो कोवालन को डेथ सेंटेंस दे देता है। तो कनागी जो हैं, जो अभी भी उनसे
प्यार करती थी वो बहुत गुस्से में और बहुत दुख में इस इनजस्टिस के अगेंस्ट जाती हैं और कहा जाता है कि उन्होंने जो है मदुरई जो सिटी है उस पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये एक डिस्क्रिप्शन है शिल्पादिकरम से। एक और तमिल एपिक है जिसका नाम है मनी मेकलाई, नाम याद रखिएगा, कंपोज की थी सत्तानर ने 1400 साल पहले। ये इसके अंदर स्टोरी है कोवालन जो है उसकी बेटी, कोवालन और माधवी की बेटी की। दीज ब्यूटीफुल कंपोजिशन वर लॉस्ट टू स्कॉलर्स, ये खो गई थी। उसके बाद फिर इसके मैन्यूस्क्रिप्ट्स मतलब छोटे जो वो हैं वो हमें मिले अबाउट 100 ईयर्स एगो, है ना। उसके बाद और भी राइटर्स हैं जैसे कि कालिदास हैं जिन्होंने संस्कृत में अपनी चीज़ें लिखी, है ना। और ये बुक जो है इसका नाम रखिएगा, याद रखिएगा, कालिदास की बुक है, क्या नाम है, मेघदूत, है ना। Recording and preserving old stories. तो a number of Hindu religious stories that were in circulation earlier were written down during the same time. हिंदू religious stories जो हैं वो इसी वक्त पे लिखी गई थी। इसके अंदर जैसे पुराण जो हैं, तो पुराण का मतलब क्या होता है, ओल्ड। तो पुराण के अंदर स्टोरीज़ हैं किसके बारे में, गॉड और गॉडेस के बारे में, जैसे विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती, इनके बारे में। उसके अलावा इस पुराण के अंदर हमें क्या मिलता है कि उनकी वर्शिप, उनकी पूजा कैसे की जाती थी। बिसाइड्स देयर वर अकाउंट अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, और इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि जो संसार है वो कैसे बना, है ना। तो पुराण जो है बहुत ही सिंपल संस्कृत के अंदर लिखी गई हैं और इसीलिए ये लिखी गई हैं जिससे कि हर लोकल आदमी भी इसको सुन सके, है ना। तो हो सकता है कि शायद प्रीस्ट जो है, जो पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वो शायद टेम्पल में से कहते हों और लोग वहाँ सुनने आते हों। 2 संस्कृत एपिक हैं, महाभारत, रामायण, ये बहुत पॉपुलर रही लॉन्ग टाइम तक और आज भी ये पॉपुलर हैं। और महाभारत जो है वो कौरव और पांडव के बारे में कहानी है ना। तो 4 एपिक हमने यहाँ पे देख ली, इनका नाम याद रखिएगा। तो इनके बारे में आपको पता ही है, कौरव पांडव की है स्टोरी जो है अपने आप में पुरानी है ना। पुराण और महाभारत दोनों कहा जाता है किसने लिखी है, व्यास ने लिखी है, कंपाइल की उन्होंने। भागवत गीता जो है उसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा, जो है वो भी महाभारत के अंदर इंक्लूडेड है। रामायण राम के बारे में, जो कि कौशल के प्रिंस थे, है ना। तो उसके बाद ये हमें इनकी स्टोरी तो हमें पता है, तो पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट ना हमें स्टोरीज़ के बारे में बात करनी है यहाँ पे, जो कि ऑर्डिनरी पीपल, जो लोग थे, जो नॉर्मल लोग थे, उन्होंने क्या कहानियाँ बनाई, उन्होंने क्या कहानियाँ बताई, हम उसके बारे में अब यहाँ पर देखेंगे। तो जो ऑर्डिनरी लोग थे, जो नॉर्मल पीपल थे, जो जनता थी, वो भी कुछ कहानियाँ, उन्होंने भी कुछ कहानियाँ बनाई, उन्होंने भी कुछ पोएम्स लिखी। ज़रूरी नहीं है ना कि सिर्फ आपके बड़े बड़े लोग ही लिख के गए, है ना, कि कालिदास ने ही लिखी सिर्फ, ऐसा नहीं है। और भी जो ऑर्डिनरी पीपल थे उन्होंने भी लिखे, उन्होंने सॉन्ग्स लिखे, गाना गाया, डांस किया और प्लेस उन्होंने भी किए, है ना। तो उनकी जो कहानियाँ थी वो सब एक, मतलब उनकी स्टोरीज़ को मैं एक जगह इकट्ठा कर दूं और फिर टोटल उसको कह दूं जटाकास, है ना। जैसे कि जटाका स्टोरी कही जाती है, पंचतंत्र की कहानी। तो मतलब अगर मैं कहूँ कि पंचतंत्र की कहानी कौन सी है, किसने दी थी पंचतंत्र की कहानी, तो वो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ऑर्डिनरी लोगों की जो कहानियाँ हैं, उनकी जो पोएम्स हैं, उसके बारे में बात होती है ना। वो भी इसी टाइम के अकॉर्डिंग लिखी गई थी। और जो स्टोरीज़ हैं फ्रॉम द जटाकाज, जो भी जटाकाज हैं, वो हमें कई बार जो स्तूपाज बनाए गए हैं उनकी रेलिंग्स पे लिखी हुई हमें मिलती हैं, है ना। और जो अजंता में पेंटिंग्स हैं वहाँ भी हमें वर्णन मिलता है किसका, ये आपकी जो जटाका स्टोरीज़ हैं उनके बारे में, ठीक है। तो ऐसी ही एक कहानी है, द स्टोरी ऑफ द मंकी किंग, उसके बारे में है यहाँ पे। तो ये कहानी हमारे एग्ज़ाम पर्पज़ से बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, तो फिर हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो राइटिंग बुक्स ऑन साइंस के ऊपर भी किताबें लिखी गई। आपको पता है कि हमारा जो इंडियन कल्चर है काफ़ी रिच है ना। तो ये लिखी गई थी, ये बिल्कुल जब आर्यभट्ट जो था, दिस वॉज ऑल्सो द टाइम जब आर्यभट्ट आपको पता है मैथमेटिशियन है, ज़ीरो का इन्वेंशन किया था, है ना, एस्ट्रोनॉमर है। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था आर्यभट्टियम। तो याद रखना, आर्यभट्टियम किसने लिखी थी, आर्यभट्ट ने। और उन्होंने कहा, और आर्यभट्ट ने ये भी कहा था कि जो दिन और रात है वो क्यों हो रहा है, रोटेशन ऑफ द एक्सिस, है ना। अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे घूमती है और इसीलिए दिन और रात होते हैं। और ऐसा हमें लगता है कि सन राइज और सेट कर रहा है, बल्कि ऐसा नहीं है, पृथ्वी घूम रही है, इसलिए हमें ऐसा लगता है। और उन्होंने जो आपके ग्रहण पड़ते हैं उसका भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया है कि क्यों ग्रहण जो है वो पड़ते हैं, ठीक है।
उसके अलावा इन्होंने सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल के बारे में बात की, है ना। और भी एक मैथमेटिशियंस और अच्छे अच्छे लोग हैं जैसे कि वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, ये और मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर्स हैं जिन्होंने और भी डिस्कवरीज की है। तो ज़ीरो जो है किसने किया था, आयुर्वेद के बारे में यहाँ पे लिखा है। पूछ लेता है, चरक के बारे में तो ज़रूर पूछता है कि आयुर्वेद जो है आजकल आपको पता है कि गवर्नमेंट काफ़ी फोकस कर रही है इसके ऊपर। तो दो फेमस प्रैक्टिशनर आयुर्वेद के जो हैं वो थे चरक और सुश्रुता, है ना। और चरक संहिता जो है लिखी थी चरक ने, लिख पूछता है क्वेश्चन कि चरक संहिता किसने लिखी थी, तो चरक ने लिखी थी। और इसकी जो ट्रिटाइज थी सुश्रुत संहिता, इसमें सुश्रुत जो है वो सर्जिकल प्रोसीजर, सर्जरी की कैसे की जाती है इसके बारे में लिखा जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो इस बुक में हमारे में ज़्यादा कुछ था नहीं, इन क्वेश्चंस को कर लेना, थोड़ा सा टाइम देख लेना, है ना। और इसके साथ ही हमारे चैप्टर ख़त्म हो गया। वेरी शॉर्ट चैप्टर्स होते हैं एनसीईआरटी की, इसलिए हमें टाइम भी नहीं लगता और काफ़ी ईजियर हो जाता है इसको करने में। तो लेकिन आपको इसमें से क्या पढ़ना होता है, क्या चीज़ें निकालनी होती हैं, वो मैंने आपको बता दी है। आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं मुझे बताइए। एनसीईआरटी क्लास 6 की आज फिनिश हो गई है, तो एक अचीवमेंट हमारे लिए, आप सब अपने लिए क्लैपिंग कर लीजिए कि आपने ये जो जर्नी है जो हमने स्टार्ट की है इसमें यहाँ तक पहुँच गए हैं। नेक्स्ट एनसीईआरटी के साथ अगले दिन फिर से वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।